ई विद्यावाहक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में विश्व के समस्त भाषा परिवार का पारिवारिक एवं आकृति मूलक वर्गीकरण, विशेष रूप से भारतीय भाषा परिवार से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष बिंदुओं को जानेंगे। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की रचना की है, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा की भी रचना की, जिसे सर्वप्रथम चारों वेदों के रूप में प्रतिस्थापित किया। कहा भी गया है, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी दिव्या ततः सर्वा प्रवृत्तयः। संकेत सिद्धांत। इसे निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत तथा स्वीकारवाद आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक 18वीं शताब्दी के फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। रणन सिद्धांत। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, डिंग डांगवाद आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे तथा इसको हैस और मैक्स मूलर ने व्यवस्थित किया। किसी वस्तु पर चोट मारने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ही रणन कहा जाता है। ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को भोभोवाद, कुत्ते की आवाज भी कहा जाता है। श्रम ध्वनि सिद्धांत। इसे यो हे होवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक न्वारे नामक भाषाशास्त्री हैं। इंगित सिद्धांत। इसके प्रवर्तक राय हैं। संपर्क सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जी रेवेज हैं। समन्वय सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हेनरी स्वीट है। प्रतिभा सिद्धांत। इसके प्रतिपादक भर्तृहरि जी हैं। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की अनुमानित संख्या 3000 है। कुछ लोगों ने अधिक निश्चयात्मक ढंग से भाषाओं की संख्या 2796 मानी है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से दो ही आधार माने गए हैं, आकृति मूलक एवं पारिवारिक। पारिवारिक को ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। विश्व के समस्त भाषाओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। रचना एवं अर्थ तत्व की प्रधानता से जिसका वर्गीकरण किया गया है, उसका नाम है पारिवारिक वर्गीकरण। विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद हैं। इसका विभाजन देवेंद्रनाथ शर्मा ने किया है। शब्द एवं पद की प्रधानता से जिस भाषा को एक वर्गीकरण में रखा गया है, उसका नाम है आकृति मूलक वर्गीकरण। इसके विभाजक प्रोफेसर श्लेगेल हैं। एक बार इसको डायग्राम से देखें। आकृति मूलक वर्गीकरण, शब्द एवं पद की प्रधानता होती है इसमें, और आकृति मूलक वर्गीकरण का विभाजक श्लेगेल हैं। इसका विभाजन इस तरह से हुआ है, योगात्मक एवं अयोगात्मक। अयोगात्मक में चीनी एवं तिब्बती भाषा है। योगात्मक से अश्लिष्ट, श्लिष्ट एवं प्रश्लिष्ट, यह तीनों आते हैं। अश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत पूर्व योगात्मक, जिसमें कि काफिर भाषा है, मध्य योगात्मक संथाली भाषा, अंतः योगात्मक तुर्की भाषा, पूर्वांत योगात्मक में माफोर भाषा आता है। श्लिष्ट भाषा के अंतर्गत दो भेद हो जाता है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में संयोगात्मक के अंतर्गत अरबी, अंतर्मुखी वियोगात्मक भाषा है हिब्रू। बहिर्मुखी में संयोगात्मक संस्कृत और बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा हिंदी। तो संस्कृत बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है एवं हिंदी बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। इसका विशेष ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी बहिर्मुखी वियोगात्मक एवं संस्कृत बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है। रचना तत्व के आधार पर भाषा का जो वर्गीकरण होता है, वह आकृति मूलक वर्गीकरण है, परंतु रचना तत्व और अर्थ तत्व के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। भाषाओं के
परिवार निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ता है: ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द भंडार, स्थानिक निकटता। इन 6 आधारों पर भाषाओं की परीक्षा करने पर ही यह कहा जा सकता है कि वह एक परिवार की है या नहीं। संसार के भाषा परिवारों की संख्या अनिश्चित है। 10 से लेकर 250 भाषा परिवारों की कल्पना की गई है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 12 भाषा परिवार माने हैं, जबकि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपेक्षाकृत निर्विवाद और प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 मानी है। उनके अनुसार भाषा परिवारों की संख्या, नाम तथा खंड इस प्रकार से है: विश्व के समस्त भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। इसके विभाजक डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा हैं। यह 4 खंडों में विभाजित हैं: यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागर के द्वीपपुंज, अमेरिका खंड। इसमें 18 वर्ग हैं। यूरेशिया खंड का वर्ग भारोपीय परिवार, द्राविड परिवार, बुरुशस्की परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, काकेशी परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी जिसको हाइपरबोरी भी कहा जाता है परिवार, वास्क परिवार, सामी हामी परिवार। अफ्रीका खंड में निम्न भाषाएं आती है: सूडानी परिवार, वंतु परिवार, होतेंतोत बुशमैनी परिवार। प्रशांत महासागर के द्वीपपुंज में मलय महाद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार तथा अमेरिका खंड में अमेरिका परिवार आता है। इसमें विशेष ध्यान देंगे पारिवारिक वर्गीकरण का विभाजक डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा है तथा यूरेशिया खंड की भाषा भारोपीय परिवार है। मूल भारोपीय भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। संस्कृत श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है। हिंदी श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। मुंडा परिवार की संथाली भाषा मध्य प्रत्यय प्रधान है। द्राविड परिवार अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक है एवं इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उराव, उलू, ओरंग, मालतोह इत्यादि भाषा है। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। आवृत्ति उच्चारण मापक यंत्र स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। भारोपीय परिवार की भाषा है। प्राचीन में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जर्मन, मराठी एवं आधुनिक भाषा है आंग्ल, रूसी, स्पेनिश, हिंदी इत्यादि। 100 के लिए मूल भारोपीय भाषा का शब्द कमतोम माना जाता है। पुनः ई विद्यावाहक चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी इत्यादि है। भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं एवं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं। उसमें से प्रथम चरण है प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं। 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। इसमें वैदिक संस्कृत का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है एवं लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन प्राकृत या पाली, इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। मध्यकालीन प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। परकालीन प्राकृत, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसी में अपभ्रंश एवं अपहट्ट का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाएं
हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि है। इसका समय 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, पूर्वी हिंदी, लहंदा, सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी इत्यादि भाषाएं सम्मिलित हैं। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को 10 शाखाओं तथा शतम एवं केंटुम 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। शतम वर्ग की भाषाएं हैं भारत ईरानी, आर्य परिवार भी बोलते हैं इसको, वाल्टोस्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। केंटुम वर्ग की भाषाएं ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, टुटानिक, इटालिक, हिटायट एवं तोखरी। इसका विभाजन प्रोफेसर अस्कोली ने किया है। भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय शब्द भारत यूरोपीय का मूल रूप है। इस परिवार में भारत वर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नाम इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, आर्य परिवार आदि है। शतम वर्ग का विभाजन प्रोफेसर अस्कोली ने किया है। भारत ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख ग्रियर्सन ने किया है। प्रथम है ईरानी, द्वितीय दरद और तृतीय नंबर पर भारतीय आर्य भाषा। भारोपीय परिवार यह नाम अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसे ही अपनाया गया है। यह नाम सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वानों ने दिया। भारोपीय भाषा परिवार को डायग्राम से पुनः एक बार अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास के आधार पर संस्कृत का समय रहा है 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसी में वैदिक एवं लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है। पाली जो कि प्राकृत का प्रथम रूप है, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक बुद्ध के उपदेश इसी भाषा में मिलते हैं। प्राकृत का समय 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसी में जन सामान्य की भाषा का बहुत ज्यादा बोलचाल रहा है। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यह लोक भाषा थी और हिंदी 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक हिंदी के विविध रूप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमी, पूर्वी हिंदी, लहंदा, सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी इत्यादि। एक बार पुनः देखें। सर्वप्रथम वैदिक भाषा थी जो कि वेदों की भाषा है। पुनः लौकिक संस्कृत के रूप में अनेक काव्यों का संग्रह हुआ। संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा, फारसी भाषा, जिंद भाषा, जर्मन भाषा की उत्पत्ति हुई। प्राकृत भाषा से मागधी, सौरसेनी, अपभ्रंश, पैशाची, बंगाली, पाली इन भाषाओं का विकास हुआ और सौरसेनी से ब्रजभाषा एवं बुंदेलखंडी का विकास हुआ। ब्रजभाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, जिसका विविध रूप हमारे समक्ष उपस्थित है। फारसी भाषा से पश्तो एवं तुर्की का विकास हुआ। जिंद भाषा जो कि अभी मृतप्राय है, भूत भाषा बन चुकी है। जर्मन भाषा से फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी, डच भाषा का विकास हुआ। पाली से चीनी भाषा का विकास हुआ जो कि चीन देश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अपभ्रंश से डिंगल, गुजराती, मराठी, डिंगल से मालवी, गुजराती से सौराष्ट्री और मराठी से सेणवी, बंगाली से उत्कल एवं असमी का विकास हुआ। विकास क्रम के अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की विशेषता, वैदिक संस्कृत को ही वैदिक, वैदिकी, छंदस, छांदस आदि के नामों से जाना जाता है।
इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। समस्त प्राचीनतम संस्कृत वैदिक वाङ्मय में ही मिलता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक है। धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण 500 ईस्वी पूर्व का है। महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ 500 ईस्वी पूर्व से आज तक अविच्छिन्न एवं अविहत अपना गौरव स्थापित किए हुए हैं। यास्क, पतंजलि, कात्यायन, भास, कालिदास आदि के लेखों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। संस्कृत में ही समस्त प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। संस्कृत से न केवल भारतीय भाषा ही प्रभावित है, अपितु विश्व भाषाओं में मुख्यतया भारोपीय भाषाओं को भी प्रभावित किया है। प्राचीन प्राकृत या पाली, इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक है। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक के शिलालेख इसके अंतर्गत आते हैं। पाली बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक आदि कथाएं, प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, प्रारंभिक नाटकों की भाषा प्राकृत रही है। प्राचीन प्राकृत को प्रथम प्राकृत कहते हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने कहा है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत भाषा है। शिलालेखी प्राकृत, प्राचीन प्राकृत में अशोक के शिलालेख की प्राकृत भी आती है, अतः इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। मध्यकालीन प्राकृत, द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है इसको। मध्यकालीन प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार 7 मुख्य प्राकृत एवं 7 गौण प्राकृत हैं। ये बताए 7 मुख्य प्राकृत इस तरह से हैं: मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, वाहलिक, दक्षिणात्या, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास की भाषाएं हैं। 7 गौण प्राकृत: शाविरी, आभिरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदस्ता, वनेचरी। व्याकरण बररुचि ने प्राकृत के 4 भेद माने हैं: सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची। मागधी के 2 रूप हो गए हैं, मागधी और अर्धमागधी। सौरसेनी, इसका क्षेत्र सूरसेन प्रदेश था, जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इसका विकास पाली कालीन स्थानीय भाषा से हुआ है। यह मध्य देश की भाषा थी। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है इस भाषा का। स्त्रियों आदि का वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता था। सौरसेनी से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का समस्त गद्य भाग सौरसेनी प्राकृत में है। भास, कालिदास आदि के नाटकों में गद्य सौरसेनी में ही है। महाराष्ट्री, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। प्राकृत में सर्वाधिक साहित्य महाराष्ट्री में है। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। प्राकृत नाटकों में पद्य रचना महाराष्ट्री में है। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी के पद्य महाराष्ट्री में ही हैं। भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत से महाराष्ट्री का निर्देश किया है। मागधी, यह मगध की भाषा थी। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी का प्रयोग हुआ है। भरत मुनि के अनुसार अंतःपुर के नौकर, अश्वपाल आदि की भाषा मागधी थी। इसके 3 प्रकार मिलते हैं: साकारी, चांडाली एवं सावरी। मृच्छकटिकम में साकार शकारी भाषा का प्रयोग करता है। अर्धमागधी, अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और सौरसेनी के मध्य में है। यह कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा है। मागधी को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। भगवान महावीर के सभी उपदेश इसी भाषा में उल्लिखित हैं।
इसमें गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार का साहित्य मिलता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इस भाषा को सेठ, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा बताया है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मुद्रा राक्षस एवं प्रबोध चंद्रोदय में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अधिकांश जैन साहित्य इसी भाषा में लिपिबद्ध है। पैशाची भाषा, इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान था। पैशाची को पैशाचिकी, भूतभाषा, भूतभाषिक आदि भी कहते हैं। गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा पैशाची प्राकृत में ही है। वर्तमान समय में इसका साहित्य नगण्य है। इसका विकसित रूप लहंदा भाषा में मिलता है। राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र, लोहार आदि इसी भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषाओं की विशेषताएं। प्राकृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तद्भव शब्दों की संख्या प्राकृत में अधिक है, तत्सम शब्दों की कम है। शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या प्राकृत में कम हो गई। प्राकृत भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई। प्राकृत भाषा में आत्मनेपद का सर्वथा अभाव है। अपभ्रंश, परकालीन प्राकृत, तृतीय प्राकृत भी कहते हैं इसको। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। दंडी के समय में इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याढ़ी और पतंजलि ने किया है। भर्तृहरि, भामह, दंडी आदि ने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है। अपभ्रंश को देसी भाषा, देसी अपभ्रष्ट, अपहट्ट भी कहते हैं। प्रायः सभी भाषा शास्त्री विद्वानों का मत है कि 5 प्राकृतों से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। धन्यवाद आपका। प्रभु आपको शीघ्र ही आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य साथियों तक इसे पहुंचाएं।